जो मुद्दे स्पष्ट कर दूं मैं। सर्वप्रथम एक पूर्व मंत्री जिन्होंने कोई कहानी पठन की, विजय जी देहता जो बोरुंदा से बिलोंग करते हैं, उनकी बातों की फुलवारी, उसके बारे में। एमबीसी के आरक्षण में जो लंबित पद है उनको भरने में। जो आजकल गायक कलाकार है जो हर अपनी भजनों में कुछ जगह चुटकुले बनाते हैं हमारे समाज पे, उनको चेतावनी। ऊंटों के लिए जल्द ही बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं मैं, उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ हमारी कमियां हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। जुड़िए आप सब साथ। राम राम सर, राम राम कबीराम जी, राम राम नैम जी। तो बात शुरू करूं मैं। जो भी भाई मेरे जुड़े हैं, एक बार पुनः आप सबको राम राम। और जहां तक मुझे पता है जुड़ते जाएंगे, अपन बात शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो देवासी समाज को कमजोर समझते हैं या देवासी समाज के नाम से राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, अब वो समय नहीं रहा कि आप लोग हमारी समाज के नाम से राजनीति कर लें। साथियों, कुछ लोगों ने फेसबुक पेज पे लिखा कांग्रेस की पूर्व मंत्री या बीजेपी। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस हो बीजेपी, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो मेरे समाज के बारे में गलत व्यक्तित्व कहे या गलत बातें कहे। सुखदेव भीम हमेशा उनका विरोध करता रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मेरे लिए पार्टी महत्व नहीं है, मेरे लिए समाज महत्व है, प्रदेश महत्व है, देश महत्व रखता है। मैंने बिना कागज से बात की और उन्होंने मुझे बताया, और भी कई लोगों के मेरे पास फोन आए। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, मेरी भावनाएं भी आहत हुई है, मुझे तकलीफ हुई है कि उन्होंने जो कहानी पढ़ी। उनका यह कहना था कि ये कहानी विजय देहता जी ने लिखी है और बातों की फुलवारी से लिखी है। मैंने तो उसका पठन किया सिर्फ। विजय देहता साहब ने जितनी भी कहानियां लिखी वो सब मन गढ़ंत अपने मन से कहानियां लिखी है और अधिकतर दंत कथाओं के आधार पर लिखी गई कहानी है। और कोई भी दंत कथाओं के आधार पर किसी जाति विशेष को टारगेट करना, उसका मैं विरोध करता हूं। हम स्वाभिमानी कौम हैं, हम ईमानदार कौम हैं, और रही बात, हम बहादुर कौम हैं। जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जो भी आज तक जिसने भी संघर्ष किया है, जो भी आगे बढ़ा है, उसके साथ हमने कंधा से कंधा मिला के साथ दिया है। हम पीछे नहीं रहे। इतिहास गवाह है। और जहां बिना कांग जिस क्षेत्र से आती है उसका भी इतिहास गवाह है कि सिरोही से देख लो, अलाउद्दीन खिलजी को हमने भगाया था। अलाउद्दीन खिलजी को किसने भगाया? हमने भगाया। कितना इतिहास गिनाऊं मैं आपको। आज बाबूजी राठौड़ का नाम लिया जाता है, उनका साथ हमने दिया कंधे से कंधा मिलाकर। आज रामदेव जी का साथ की बात होती है, रत्नो जी ने उनका साथ दिया। आज तेजा जी महाराज की बात होती है तो आसूराम जी ने उनका साथ दिया। ऐसा कोई देवता बता दीजिए जिसके साथ देवासी कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं था। आप एक दंत कथाओं के आधार पर किसी भी जाति विशेष की तुलना करेंगे? अब बिल्कुल नहीं होगा ये। मैं मानता हूं कि अशिक्षित समाज थी, कुछ लोग बनाए लिख देते थे, चुटकुले बनाते थे, और मैं उन गायक कलाकारों से भी आज इस भरी चेतावनी देना चाहता हूं, किसी भी मंच से अगर हमारे समाज के नाम से कोई चुटकुले या मजाक उड़ाने की कोशिश की गई या जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं आपसे एक और निवेदन करूं, अगर इतिहास की जानकारी ना हो तो आप मंचों से या किसी भी भजन संध्या से इतिहास का बखान ना करें। कुछ लोग जबरदस्ती हमारे कुलदेव
उसकी महिमा वर्णन करने की कोशिश करते हैं। हम सभी देवताओं को मानते हैं। बाबूजी हमारे आराध्य है, रामदेव जी भी है, तेजा जी भी है, और गोगो जी भी है, मामो जी, सभी हमारे आराध्य देव है। लेकिन हमारे कुल देव सिर्फ महादेव भगवान के अलावा कोई हमारा कुल देव नहीं है। हमारी उत्पत्ति महादेव भगवान से हुई है। हमारी मां पार्वती जिसने ऊंट का निर्माण किया और उसमें जीव महादेव भगवान ने डाला। देव समाज की उत्पत्ति भगवान महादेव ने खुद ने की है, तो हमारा कुल देव तो महादेव हुआ ना। और जितने भी ये लोग देवता है, ये भी पूजा महादेव की ही करते हैं। जब हमारा पिता की पूजा पूरी दुनिया करती है, तो हम हमारे पिता को कैसे छोड़ सकते हैं? पहली बात मैं पूरी कर दूं, बीना कागज से मैंने बात की, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वो वीडियो जो YouTube पे चढ़ाया था वो डिलीट कर दिया, और मेरी कोई मकसद, मेरी भावना किसी भी जाति विशेष को आहत पहुंचाने की नहीं थी। लेकिन उनको इस उम्र पड़ाव पर सोचना चाहिए था कि किसी जाति विशेष का नाम लेकर, और जहां मूछों की बात है, बता दूं आपको, चाहे छपना का काल हो, जब ठाकरों के घर जब उसका नहीं बताया गया कि उनके पास दाना नहीं था, जो बढ़िया लोग थे वो भी पैसा देवासियों के पास से लेते थे। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर अब हो सकती है, पशुपालन व्यवसाय अब कमजोर है, लेकिन उस वक्त कमजोर नहीं था। सिर्फ पशुपालकों के पास ही पैसा था और किसी के पास पैसा नहीं था गांव में। आज तो लाखों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं गांव में, लेकिन उस जमाने में सिर्फ पशुपालकों के पास या व्यापारियों के पास, देवासियों के पास ही पैसे थे, दूसरों के पास पैसे थे। जब बढ़िया महाजनों को भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वे भी देवासियों से आके ले जाते थे। आप मनगढ़ंत कहानियों पर अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, और मैं देवा समाज के उन युवाओं से, उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों की वीडियो या ऐसे लोगों की बात अपने सामाजिक ग्रुप में कीजिए, ना कि फेसबुक पे चढ़ाइए। आपने देखा मीना कहा के कितने व्यू है, 200 300 है। अब उसका वीडियो लेके आप फेसबुक पे चढ़ा रहे हो, उसको आप और अधिक व्यू दे रहे हो। ऐसे लोगों की चर्चा सामाजिक ग्रुप होगी या सामाजिक मंचों से होगी? ऐसे लोगों की, ऐसी चीजों के लोग फेसबुक पे नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे काफी लोग जुड़े होते हैं। कुछ लोगों ने कहा बिना कहा वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाले या कहीं डाले, माफी ना मिले। बिल्कुल मैं उस बात का समर्थन करता हूं, उनको ऐसा करना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने मुझसे बात की और बहुत सभ्यता से की। सुखदेव जी, अगर मेरा मन ऐसा लेकिन फिर भी ऐसे कोई हो तो मैं माफी मांगती हूं। और उन्होंने मुझे मैसेज भी डाला, मैंने मैसेज भी आप लोगों को फॉरवर्ड किया है। और सबसे पहले मैंने ही बात की उनसे कि आप गलत है, मैं आपका विरोध करता हूं, आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करूंगा मैं। ये सबसे पहले बात करने वाला सुखदेव भीम जैतीवासी था। साथियों, मैं आपकी आवाज हमेशा बनता रहूंगा, चाहे व्यक्ति किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म से, किसी संस्था से जुड़ा हो। जब जब हमारे समाज पर उंगली उठाएगा या हमारे समाज का अपमान करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो वो। दूसरी बात, जैसे गायक कलाकार, अधिकतर गायक कलाकार बाबूजी को हमारा कुल देव बताते हैं। मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं, बाबूजी हमारे आराध्य देव हैं, हम उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे कुल देव सिर्फ महादेव भगवान के अलावा कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, ये गायक कलाकार, कि ऊंटों को लाने वाले सिर्फ बाबूजी थे। आप सब समझदार हो, जब आप ये कहते हो कि ऊंट का निर्माण पार्वती माता ने किया था और उसमें जीव महादेव जी ने डाला और सामर जाति की उत्पत्ति की ऊंटों को चराने के लिए, तो बाबूजी ऊंट कहां से लाए? भाई बाबूजी ऊंट कहां से लाए? इसका मतलब पहले ऊंट थे, बाबूजी को क्या पता ऊंट क्या होते हैं? मैं आपको बताऊं, बाबूजी महाराज की भतीजी केलम के ब्याह के समय उन्होंने हथलेवा में दढ़ाइत करके ऊंट लाने की बात कही थी और दढ़ाइत करके ऊंट कन्यादान में देने की बात कही थी। उस वक्त भी राजस्थान में ऊंट थे। जब केलम को ऊंट नहीं दिए गए तो उन्होंने पत्र लिखा अपने चाचा जी को कि चाचा जी, मेरी जो जेठानियां मुझे ताने मार रही है, आप मुझे ऊंट दीजिए, नहीं तो माटी का ऊंट बना के दे दीजिए। तब उन्होंने अपने जो दोस्त थे उनको बुलाया, बोला नहीं मुझे ऊंट लाना है, तो अड़मल जी देवासी ऊंट लाने गए थे। और मैं बता दूं ऊंट कहां से लाए, कोई लोग कहते हैं लंका से लाए। साहब क्या साहब, आप भी पढ़े लिखे हो, वैज्ञानिक जमाना है, लंका से ऊंट कैसे ला सकता है कोई? ऊंट सिंध प्रदेश में दूधे शुमेर नामक एक जमींदार था, मुसलमान शासक था,
उसका बहुत बड़ा टोला था। वहां से हड़मल जी जाके उस टोले का पता किया और फिर बाबूजी और सभी लोग ये जाकर वहां से धड़ाई करके ऊंट लाए। वापस आते अमरकोट रुके। आपको जहां की शादी हुई थी आज अमरकोट पाकिस्तान में, अमरकोट से होते हुए राजस्थान में वो जो धड़ाई करके ऊंट लाए थे वो लेकर आए। ऊंट पहले से थे राजस्थान में साहब, और ऊंट लंका से नहीं लाए गए। ऊंट लंकेरू सिंध प्रदेश की एक जागीर थी लंकेरू, जिसका जमींदार था देदू सुमेर। और आप लोगों को यह भी बता दूं, बाबूजी एक सगी बहन थी सोनम दे, जो सिरोही के देवड़ा सरदारों को यहां शादी कर रखी थी उसकी। जब वो तंग करते थे, उन्होंने एक बार पत्र लिखा कि भाई मुझे बहुत तंग किया जा रहा है। तब बाबूजी, हड़मल जी, चांदो जी, डेमो जी सभी सबसे पहले तो जालोर गए, अन्ना बघेल को मारा उन्होंने। अन्ना बघेल ने डेमो जी और चांदो जी के पिता की हत्या की थी और उनके पुत्र से समझौता करके वहां से उसकी पत्नी के, अन्ना बघेल की पत्नी के गहने लिए और उन गहने को लेकर जाकर सिरोही देवड़ा को ले जाके दिए कि ये मेरी बहन को पहनाओ। और देवड़ा की पहली पत्नी अन्ना बघेल की बेटी थी। आपको अगर मैं जानकारी दे दूं तो, अगर इतिहास की जानकारी हो तो, अन्ना बघेल की बेटी सिरोही के देवड़ा की पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी बाबूजी की सगी बहन महाजयी बहन सोनल दे थी। सिरोही देवड़ा हमेशा उस पर अत्याचार करते थे और ये कहते थे कि तेरे भाई ने कुछ नहीं दिया तो कंगाल है ये, क्योंकि बाबूजी बचपन में पिता के एक्सपायर हो गए थे। बाबूजी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, उनके पास छोटी जागीरी थी, बड़ा भाई जमींदार बन गया था। तब उन्होंने चांदा डेमा के पिता की जिसकी हत्या की गई थी अन्ना बघेल ने, यहां से ये सब जाते हैं, अन्ना बघेल को मारते हैं और अन्ना बघेल के पुत्र से समझौता करके उसकी जो मां के जो गहने होते हैं वो लेते हैं, वो ले जाकर सिरोही देवड़ा को देते हैं, उसके बहनोई को, कि ये मेरी बहन के लिए, आज के बाद अगर मेरी बहन को कुछ कहा गया तो अन्ना बघेल की जो कंडीशन की वो मैं आप ही कर दूंगा और भूल जाऊंगा कि आप मेरे बहनोई हो। हड़मल जी बचपन से दोस्त थे और हड़मल जी ही लंकेरू गए थे जो सिंध प्रदेश में है, और वहां से जब ऊँटनी ये लेकर आए थे वापस अमरकोट रुके थे जहां बाबूजी की शादी हुई, आपको सबको पता है। अब लंका का है, अमरकोट का है, लंकेरू का है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट पहले ही राजस्थान में पहले से है ऊंट, और ऊंट आज से नहीं है, ऊंट सदियों से रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं देवा समाज और राज समाज एक ही जाति है या राजपूतों से देवासी निकले हैं। यह भ्रमक प्रचार है। देवासी समाज राजपूतों से पहले से था। राजपूत समाज क्षत्रिय समाज के अंतर्गत आता है, गुर्जर समाज, हम सब क्षत्रिय समाज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह कहना कि राजपूतों में से देवासी निकले हैं, यह बिल्कुल ही भ्रमक और गलत प्रचार है। ये सामंतवाद की जड़ें हैं जो हमें कमजोर करती है और ये बताती है कि आप हमसे निकले हो। राजपूतों का इतिहास 700 साल पुराना हो सकता है, जो प्रत्यार, गुर्जर, गौड़ इनसे निकले हैं, और हम त्रेता युग से हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारा व्यवसाय ऊंट था, भेड़ पालन नहीं था। और मैं एक और जानकारी दे दूं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, हमारा व्यवसाय ऊंट पालन और था। जब हम पश्चिमी राजस्थान यानी कच्छ के आसपास आए, गुजरात के आसपास, वहां से फिर हमने सबसे पहले ऊंट के बाद हमने गायें पाली। गायें पालने के बाद आज से 700 साल पहले जब हम जैसलमेर छोड़ के जोधपुर की ओर आए, तब जाटों के पास भेड़ें थी। जाट भेड़ चराया करते थे। जाटों का मूल व्यवसाय भेड़ पालन था। हमने उनसे भेड़े अडॉप्ट किए, उनसे हमने भेड़ें ली है और भेड़ पालन शुरू किया है। बिना जानकारी के इतिहास को गाना या पढ़ना या उसके बारे में लिखना अनुचित है। ये हमारी पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। और एक गायक कलाकार बंधु है और जो भी है, उन सबसे निवेदन करता हूं कि आप बिना जानकारी के भाई साहब इतिहास मत बताया करो। आपने महादेव जी को भूल के बाबूजी को कुलदेव बना दिया। बाबूजी का मैं सम्मान करता हूं, वो मेरे आराध्य हैं। उन्होंने गायों के लिए अपनी जान दी, उनका पूरा परिवार ने जान दी। उनके वंश में कोई नहीं बचा और पूरा वंश, और हड़मल जी का पूरा वंश गायों को बचाने के लिए शहीद हो गया। उनको नमन करते हैं। जो व्यक्ति गायों के लिए अपनी पूरी फैमिली को चढ़ा देता है उसको सलूट करते हैं। लेकिन कुलदेव की बात आती है
हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे चाचा, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन बाप तो बाप होता है और बाप एक ही होता है। और हमारा बाप महादेव भगवान है, मेरा बाप महादेव भगवान है। हाँ, उनके भाई छोटे चाचा सबको सम्मान करते हैं, सलूट मारते हैं, पैर छूते हैं, उनकी कदर करते हैं, आदर करते हैं। इसका मतलब ये वो बाप नहीं बन सकते। वो आप पढ़े लिखे हो, अब तो समझना होगा आप लोगों को। आप लोगों की कमी के कारण, आप लोगों की तकियानुशी के कारण आज हर आदमी मुंह धोता उठ के देवा समाज के ऊपर बात कह देता है, देवा समाज के ऊपर कविता कह देता है, देवा समाज के ऊपर भजन बना देता है, देवा समाज पर चुटकुले बना देता है और देवा समाज के राजनेताओं पर लांछन लगाने की बात करता है। हमें अब एक होना होगा अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। साथियों, ये बात फतेह की है और सच है। हमें हमारे इतिहास का पता होना चाहिए। हम राजपूत और सभी जातियों के समकक्ष हैं और रेबारी नाम सबसे पहले राय का नाम आया, देवासी नाम भी बाद में आया। हमारे जो समकक्ष थी यादव, गुर्जर, ये हमारी समकक्ष जातियां हैं, हमारे भाई हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ चलने वाली जातियां थी। पशुपालन, कुछ लोग एक और नया मुद्दा खड़ा कर दिया कि साहब गडरिया समाज, रायका समाज, बघेल समाज, ये क्या है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रायका समाज के नाम रायका, देवासी, रेबारी, कुछ लोग अपने आप को ज्यादा सुशोभित करने के लिए देसाई लगाते हैं, पर देसाई भी हमारा शब्द नहीं है। रायका जाति गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाई जाती है। इनके अलावा किसी स्टेट में नहीं है। अगर है तो प्रवासी है, वो यहीं से गया हुआ है, इन्हीं राज्यों से गया हुआ है। गडरिया एक अलग जाति है, भेड़ पालन का व्यवसाय करती है। राजस्थान में भेड़ पालन के कई जातियां व्यवसाय करती है, जैसे सिंधी मुसलमान, जाट, आप जैसलमेर बाड़ में जो राजपूत, चौकीदार, ऐसी बहुत सी जातियां जो भेड़ पालन करती है। इसका मतलब वो ये थोड़ी हुआ कि वो देवासी हो गई। हाँ, पशुपालन में हमारा समकक्ष है, हमारा व्यवसाय एक हो सकता है, लेकिन देवासी समाज का व्यवसाय भेड़ पालन नहीं था। ये मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारा व्यवसाय ऊंट और गाय पालन के अलावा कोई व्यवसाय नहीं था। हमारा पशुधन भेड़ सिर्फ हमने हमारे स्वार्थ के लिए या हमारे यही भेड़ हमने जाटों से अडेप्ट किए भेड़े तो, लेकिन इतिहास को मोड़ तोड़ के पेश किया जाता है, उसका भी दोष नहीं है। जो इतिहास गाते हैं हमारे देवासी समाज में, वो 8वीं 10वीं से ज्यादा पढ़े नहीं, उन्होंने इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात, हमारे लिखित में इतिहास नहीं, क्योंकि राजा महाराजा और जो भाट चारण ये जो इतिहास लिखा करते थे, साहब अच्छे लोगों और ईमानदार लोगों का इतिहास लिखा ही नहीं जाता है, कभी तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए तो हमारा कहीं इतिहास नहीं मिलता। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जगो, आंखें खोलो। विरोध हो सकता है, मुझसे नाराजगी हो सकती है, मेरे से गलती हो सकती है, मेरे में कमी हो सकती है, क्योंकि मैं काम करता हूं। काम करने वाले में कमी भी होगी, गलती भी होगी, लेकिन काम करने की परख रखो, काम करने वाला का साथ दो, उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज बनो। दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है तो जो लाइन खींची उससे बड़ी लाइन खींचो, आपकी लाइन अपना आप बड़ी हो जाएगी। काम करो, लोग अपना आप आपको पूछेंगे, अपना आप आपका साथ देंगे। बातों से नहीं होता। सरवल जी, वो कांग्रेस की हो किसी की भी हो, मैं उस जगह नहीं पढ़ना चाहता हूं। गलत है तो गलत है, और जो विजय दहता जी ने जो लिखी है कहानी, वो भी गलत है, क्योंकि पहले जो कहानियां मारवाड़ी में लिखी जाती थी वो सब दंत कथाओं के आधारित थी, और उसमें सब मनगढ़ंत के अलावा कुछ नहीं था। और ऐसी जाति को टारगेट बनाया जाता था जिसमें शिक्षा का प्रचार न हो, जो बोल न सके, जो आवाज न उठा सके। अगर मेघवाड़ा पे कह देते या किसी दूसरी जाति में कह देते तो उन पे कब के मुकदमे हो जाते, उनको जेल जाना पड़ता। इसलिए उन्होंने उनका नाम न लेके हमारे भोली वाली समाज का नाम लिया। उनको पता था कि समाज कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके युवा, इसके नेता सभी आपस में उलझे हुए हैं, सभी एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं, ना कि दूसरों की बात करते हैं। ये समाज अपनों को गिराने में लगी रहती है। अपना बच्चा
100 लखना होगा, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई बच्चा होगा उसको कहे नहीं साहब फलाने से बहुत अच्छे हैं। अरे अपनों की परख करो, वो कैसा भी होगा, अगर उसमें कमियां हैं तो वो आपका है, आपके लिए खड़ा होगा, आपकी बात रखेगा। पराए आपके लिए बात नहीं रखेंगे, नहीं आपके लिए खड़े होंगे। आधे दिन खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त देख लेना, मैं चैलेंज करता हूं, वो लोग दूर भाग जाएंगे आपसे। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन आपका ही भाई आपके लिए खड़ा मिलेगा, क्योंकि वो आपका अंश है, आपका वंश है, आपका खून है वो। साथियों, बातें तो बहुत करनी है मुझे। और एक मैं आपको और निवेदन करूं, एमबीसी में चाहे राजस्थान सरकार हमारी बात माने नहीं माने, हमें पूरी जो बैकलॉग की भर्तियां हैं उनको पद लेने ही होंगे। हम गुर्जरों के साथ हैं, हम पांचों जातियों के साथ हैं। हम ये कहते हैं सरकार से कैसे भी हो उन पदों में हमारे युवाओं को भर्ती दे, रोजगार दे, उनको नियुक्तियां दे। और आपको बता दूं, आप बात करते हो, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, सबसे पहले ज्ञापन मैंने दिया अशोक गहलोत साहब को 4% आरक्षण के लिए कि जो बैकलॉग भरा जाए उसकी नियुक्तियां भरी जाए। सबसे पहले आप उठा के देख लीजिए, जहां भी जरूरत आरक्षण की लड़ाई में धरना प्रदर्शन में सबसे पहले मैं गया हूं। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं जो सब पार्टी की चमचागिरी करूं, पार्टी की पोस्टें करूं, पार्टी की बात करूं। मैं समाज की बात करता हूं, पार्टी के मंच पर पार्टी की बात करता हूं, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समाज के मंच पे, समाज के बीच सिर्फ समाज की बात करता हूं, और करनी भी चाहिए। पार्टियों के लिए पार्टियों के मंच है, पार्टियों के ग्रुप है, पार्टियों के व्हाट्सएप ग्रुप है, कीजिए पार्टी की बात। पार्टी बिल्कुल पार्टियों में रहनी चाहिए, बीजेपी में रहनी चाहिए, कांग्रेस में, आरएलपी में, सब जगह रहनी चाहिए। और मैं आपको एक बार बता दूं, जिन जिन प्रदेश की कार्यकारिणी में मैंने जगह दी है, जिनको जिलाध्यक्ष बनाया है, उनसे भी निवेदन करता हूं, आंदोलन में आगे आइए, बात कीजिए समाज की। आपको इसलिए बनाया गया है, न कि अखबारों में और बधाई के लिए आपको नियुक्तियां दी गई है। आपको नियुक्तियां समाज के काम करने के लिए दी गई है, समाज का काम कीजिए आप। बाकी नियुक्तियों को कोई नहीं पूछता, ये लेटर पेडों को कोई नहीं पूछता, काम करोगे तो अपना आप पूछेगा। और ये भोली समाज है, भगवान आपको देख रहा है, अगर आप इसका काम नहीं करोगे, इसको धोखा दोगे, इसको गुमराह करोगे, तो आप सुखी नहीं हो सकते, आपकी पीढ़ी सुखी नहीं हो सकती, आपके बच्चे सुखी नहीं हो सकते। क्यों कहता है भोलों का तो भगवान होता है। साथियों, मैं अब पशुपालकों की बात करूंगा। लॉकडाउन में हमारी जितनी कोशिश की हमने पूरी की, और आज एक और बीड़ा उठाने जा रहा हूं। आने वाले समय में जब ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया, तो नर ऊंट की बिकवाली पूरी तरह शुरू क्यों नहीं की गई? दूसरी बात, ऊंटों को सभी जंगलों में चरने नहीं जा रहा है, बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी मेरे साथ है, हम आंदोलन करेंगे और ऊंटों को जंगलों में चढ़ने की छूट दिलाएंगे, और बहुत जल्द यह निर्णय आएगा। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, बहुत जल्दी राजस्थान सरकार इसको निर्णय करना पड़ेगा, ऊंटों को सभी जंगलों में चढ़ने की छूट दी जाए। बात फतेह की होनी चाहिए, बात समाज की होनी चाहिए, बात पशुपालक की होनी चाहिए, बात उस भाई की होनी चाहिए जो सबसे लास्ट में बैठा है। अमीरों और पढ़े लिखे और बड़े अफसरों की बात तो हर लोग करेगा, उनके सलूट तो हर लोग करेंगे, लेकिन उस आदमी की बात कौन करेगा? उस भाई की बात कौन करेगा जो अंतिम छोर पे बैठा है? मैं करूंगा उसकी बात, मैं बनूंगा उसकी आवाज। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए मुझे। मैं मुश्किलों से नहीं घबराता, जितने लांछन लगाना लगा देना, जितने आरोप है लगा देना, बंदा खड़ा रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं कि सामने आके बात कर सके। काम करूंगा और भिड़ जाऊंगा, चाहे सरकार है किसी की हो, चाहे पद मिले ना मिले, चाहे मुझे कोई फायदा हो नहीं हो, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे मेरी समाज का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, बस मुझे वही बहुत चाहिए। और भोलेनाथ बाबा शंकर की मेहरबानी है, मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। किसी के दिमाग में कचरा भरा हो, गलतफहमी हो तो निकाल देना। सुखदेव पद की दौड़ में नहीं रहता, सुखदेव को कोई गर्ज नहीं है किसी की भी। समाज की बात करता है, समाज की बात करता रहेगा, लड़ता किसी लाड़ साहब से नहीं। रही बात, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप किसी मुद्दे पे आके लाई आओ, मैं उनको भी चाहता हूं सामाजिक मुद्दों पे सुखदेव को लाई आने की जरूरत नहीं है। जो जब जब समाज को मेरी जरूरत पड़ेगी, जब जब कुछ लोग मेरे समाज को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, सुखदेव लाई आएगा, उनको चेतावनी देगा। और मैं आपको आज वचन देता हूं, सुखदेव न तो मरने से डरता है, न मारने से डरता है। मुझे कई माओं का आशीर्वाद है, मेरे कई भाइयों का साथ है मेरे साथ, और मैं उन सब भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो समाज की आवाज बने हुए मेरे साथ खड़े हैं। सुखदेव अब अकेला नहीं है, सुखदेव के पीछे कारमा है, सुखदेव के साथ कारमा है, समाज जुड़ा हुआ है। और ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा जो मेरे समाज की तरफ अंगुली करेगा, उसकी अंगुली काट दी जाएगी। हद होती है हर चीज की।
कभी कुछ कभी किसी को लालच लगाना, कभी कुछ कहना, कभी कविता कहना, कभी कुछ कहना। आज से उन सब लोगों के लिए चेतावनी है और आप लोगों से भी निवेदन है, आप कमजोर नहीं हो, इस आवाज बनिए, आगे बढ़िए। और जो भी इस तरह की हरकत करता है, समाज पर लांछन लगाता है, समाज को कमजोर करने की कोशिश करता है, समाज को बदनाम करने की कोशिश करता है, समाज के बारे में गलत टिप्पणी करता है, उसको सबक सिखाइए। मैं आपके साथ हूं, जहां जरूरत पड़े आप मुझे बुलाइए, आपका भाई आपके लिए आने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। बातों से काम नहीं होता, धरातल पे काम करना होगा। लोगों को मुंह से मुक्की दिखानी होगी, तब जाके डरेंगे वो। देवा समाज 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली समाज है। छप्पनों के काल में आटे नहीं थे, धान नहीं था, लोग खेजड़ियों के छोड़े खा के पेट भरते थे, तभी इसी समाज ने अपनी ऊँटनियों को दूध पिला के उस गांव को पाला, शहरों को पाला। लोग आज भी बात करते हैं तो देवा समाज तो उस कैडर का समाज है। इस तरह से बातें नहीं की जाती। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, छोटी छोटी बातें फेसबुक पे नहीं डाली जाए। अपने समाज की जो बात है सामाजिक ग्रुप में की जाए, आपस में बैठ के बात की जाए। इस तरह से फेसबुक पे डाल के हमारे समाज का अपमान मत कीजिए। बिना कागज जिसका नाम आप ले रहे हैं, उनका व्यू होंगे 200-250। आपने वो वीडियो डाल के फेसबुक पे 1000 व्यू करवा दिए, 2000-4000 व्यू करवा दिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, जो गलत है उसको बिल्कुल सबक सिखाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हमें हमारे तरीके से काम करना होगा। और उन नेताओं को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं जो देवा समाज को कमजोर समझता है और इसके ऊपर बातें बनाता है। वक्त है, अब समझ जाओ, हम जग चुके हैं, अब शिक्षित हो चुके हैं, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने देंगे हम। वो जमाना गया। अगर किसी को नेतागिरी करनी है, समाज की नेतागिरी करनी है, तो उसको भी धरातल पे आना होगा, समाज के भाई के लिए काम करना होगा, रात को जगना होगा, जानना होगा। अब बातों से काम नहीं चलता, पहले चल जाता था, अब तो प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा आपको। और समाज के उन सभी सामाजिक भाई बंधुओं से धन्यवाद देता हूं, हर वक्त अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, बिना डरे, बिना निर्भय रहते हैं। ये भाई उनके साथ है, उनकी बात रखेगा, हमेशा साथ देगा, चाहे कोई भी गलत हो, किसी भी जाति से हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको यह भी वचन देता हूं, हम 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम 36 कौम से प्यार करने वाले लोग हैं। आपको एक और आंदोलन की जानकारी दूं, बहुत जल्दी मैं सीएम साहब से मिलूंगा और आंदोलन भी करूंगा। फसल कटने के बाद खेतों में हमारी भेड़ और ऊंट चलने नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, फिर हम कहां जाएं? हमारी भेड़ें कहां चराएं? उनको बैठाने के लिए बाड़े नहीं है हमारे पास, उनको बैठाने के लिए जमीनें नहीं है हमारे पास। लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और हम लोग बोले हम तो अतिक्रमण करना जानते नहीं है, हमें कोई न तो कोई जमीन दे रहा है, न भेड़ें बकरी चलने दे रहा। झूठे मुकदमे हो रहे हैं हमारे पर। आज सोचो, तहसील की बात करूंगा, 10 झूठे मुकदमे हो गए। सरकार को भी देखना होगा, वोट मांगने वालों को भी देखना होगा, आना होगा, हमारी ये समस्या सुननी होगी कि हम पशुपालकों की समस्या का, हम भेड़ बकरी लेके जाए कहां, ऊंट कहां ले जाए? आपकी फसल कटने के बाद भी अगर आप खेतों में हमारी भेड़ बकरी ऊंट नहीं चलने दोगे तो हम कहां लेके जाएं? 8 महीने हमारे भेड़ पालक बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, दूसरों के खेतों में रहते हैं, 4 महीने हमारे गांव में रहते हैं। उसमें भी आप गांव के लोग अगर भेड़ बकरी को, ऊंट को नहीं चलने दोगे फसल कटने के बाद, तो बताइए वो कहां जाएगा? ये नाइंसाफी क्यों? सरकार, ये बताऊं मैं आपको, चाहे गलती किसी की हो, क्योंकि हमारे वहां बोलने वाले थे, अंग्रेजों के जमाने में फसल कटने के बाद खेत खुल जाते थे, उसमें भेड़ पालक, पशुपालकों का अधिकार होता था चराने का। लेकिन जैसे भारत आजाद हुआ कुछ साल बाद ये कानून बदले और खेत के मालिक को ही परमानेंट मालिक बना दिया गया है, जिससे वो माड़बंदी कर देता है और खेतों में भेड़ बकरी चलने नहीं देता। उसके बाद अगर चलते जाती है तो मुकदमे करता है। पशुपालक मुकदमों के चक्कर में आज कम से कम 100 मुकदमे ऐसे हो चुके हैं, भेड़ पालकों पर झूठे मुकदमे। फसल कटने के बाद अगर भेड़ बकरी अंदर घुसती है, उन पर झूठे मुकदमे हुए हैं, लड़ाइयां हुई है, उसका मैं भी एक गवाह हूं। और छत्तीसगढ़ के भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा, आपके पास जमीन है, आपके पास खेत है, पशुपालक के पास खेत और जमीन नहीं है, तो पशुपालक कहां जाएगा भेड़ बकरी चराने के लिए? बताओ आप। अरे भाई, फसल लेने के बाद तो चलने दो उनको। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतनी ज्यादा उछलेगी। किसी के साथ ज्यादा अत्याचार और ज्यादा उसको दबाओगे, वो दबाव सहन नहीं करके एक बार विस्फोट होगा, और उस विस्फोट में
मेरे हिसाब से किसी को भला नहीं हो सकता। पता है, आपसे निवेदन है कि आप लोग सब साथ रहे, आवाज बने और पशुपालक, शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग इन सबको साथ दें और जो हमारे समाज की तरफ गलत अंगुली उठाता है उसका विरोध करें। और अपने भाई भी अगर कोई गलत करते हैं तो घर में बैठ उसकी बात करें, ना कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया की पर उनसे बात की जाए। अगर आपको किसी से बात करनी है, उसकी समझ चाहिए, उससे बात कीजिए, उससे फोन पे बात कीजिए। सोशल मीडिया बात करने का तरीका नहीं होता है। सरकारें तभी झुकेगी आपसे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। आपको तवज्जो तभी मिलेगी जब आप एक होंगे, आपकी एकता मजबूत होगी, नहीं तो आपको गुमराह किया जाएगा और गुमराह करते आए हैं, इसलिए आज तक एक एक टिकट दिया आप लोगों को। यह है सच्चाई। अगर आपको गुमराह नहीं किया होता तो आज 4 एमएलए बनते। आप दूसरी जातियों में जाइए, कितने एमएलए हैं? अपने बराबर परसेंटेज में दूसरी जातियों की तरफ देखिए, कितने एमएलए, कितने टिकट मिलते हैं। हमें एक एक टिकट क्यों मिलता है? उसका कारण है हमारा बिखराव। बिल्कुल कपूर जी सर, मामाश्री, मैंने बोला उनको आप वीडियो बना के जारी कीजिए। मैंने उनके पास मैसेज भेज दिया है। बिल्कुल इस मैटर में हम आप लोगों के साथ हूं। और आप लोगों को सबसे निवेदन है कि आप सच का साथ दीजिए, आगे बढ़िए। और दूसरे लोगों से भी, पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग देवस समाज का जब भी इतिहास के बारे में कोई बात करे, कोई चर्चा करे, स्पष्टीकरण ले, 10 जनों से पूछे, उसके बाद इतिहास की बात करें या कोई वीडियो चढ़ाए। हमें पता ही नहीं है हमारे इतिहास का, हम बिना जाने, बिना सर्च किए दूसरों के कई अनुसार। मैं अपनी बात पे वापस दोहराना चाहूंगा, देवासी समाज राजपूत समाज से नहीं निकला हुआ है। देवासी समाज राजपूत समाज के समकक्ष जाति है। ये क्षत्रिय समाज है, हम क्षत्रिय में आते हैं। राजपूत समाज या राजपूत शब्द जो आया है ये अभी चंद 700-800 साल पहले आया है, जबकि राई का शब्द बहुत सदियों पहले आया हुआ है। और हमारा व्यवसाय भेड़ पालन नहीं था, हमारा व्यवसाय गाय और ऊंट पालन है। भेड़ मारवाड़ क्षेत्र में जब हम आए तब क्षेत्र में भेड़े जाटों से हमने अडेप्ट किए हैं। भेड़ पालन व्यवसाय जाटों का था। हमारे कुलदेव महादेव जी है, बाबूजी, रामदेव जी, गोगो जी, मामो जी, सभी हमारे आराध्य देव हैं। क्यों? कि इन्होंने हमारे गायों के लिए जान दी है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुलदेव हमारे सिर्फ महादेव और महादेव है। हमारी उत्पत्ति महादेव भगवान से हुई है। देवस जाति ईमानदार बहादुर कौम है। लोग इसकी ईमानदारी कसमें खाते हैं। और मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा, जो हमारे पूर्वजों की ये सबसे बड़ी दौलत है, ईमानदारी की, वफादारी की, उसको हमेशा निभाए रखना, किसी को धोखा मत देना। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की लाखों सालों की कमाई है और उन्होंने हमें सौंपा है, हम पे विश्वास किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी इस पूंजी को हमारी अगली पीढ़ी तक लेके जाएं और अगली पीढ़ी को यह बताएं कि हमारी समाज की जो गणना होती है बहादुरी और ईमानदारी और वफादारी के लिए होती है। और हमेशा चाहे हमारी जान चली जाए या हमें मरना पड़े या हमें मिटना पड़े, लेकिन वफादारी नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे और पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाली पीढ़ी में ये गुण, ये संस्कार तो जरूर डालिए, बात जरूर कीजिए, अपने पूर्वजों की कहानी बताइए, अपने पूर्वजों की वीरता बताइए, अपने पूर्वजों की गाथाएं बताइए उनको। क्योंकि लोग गुमराह कर रहे हैं आपको, कमजोर कर रहे हैं आपको। लोगों का काम है, अब और करेंगे, क्योंकि आपकी एकता बनने लगी है, आप एक होने लगे हो, इसलिए आपको गुमराह करेंगे, कमजोर भी करेंगे, आपस में लड़ाने की बात करेंगे। अब हमें सावधान होना। इतने दिन तो लोग नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था ये कुछ नहीं है, भोली भाली है, राजनीति में भाग लेती नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन अब उनको पता चल गया है, अब राजनीति की बात करते हो, अब आप लोग एकता की बात करते हो, अब आप लोग शिक्षा की बात करते हो, आप लोग जागृत हो चुके हो। इसलिए वो अब आपको लड़ाएंगे, आपको भिड़ाएंगे, आपको भाई से भाई को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ना तो टूटना है ना भिड़ना है। आपको ये याद रखना है कि भाई अगर दुश्मन है, भाई ने अगर कोई गलती भी कर दी है, भाई ने कुछ भी कर दिया है, तो भी वो हमारा भाई है, हम उसका साथ देंगे। यही एकता रखनी है, यही रखेंगे तो हम जीत पाएंगे, अन्यथा इस 21वीं सदी में हम कहीं नहीं टिक पाएंगे। हमने
चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान में हमने सबको हराया है, पार्टियां साफ कर दिया है। उसका कारण हम हैं, दूसरों को दोष नहीं देना। जो हमारे नेता आ रहे हैं उनका कारण हम सब है। अब भी मौका है, अब भी वक्त है, समझ जाओ। अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग संगठन हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जाजम पे एक रहेंगे, मरेंगे कटेंगे, लेकिन दूसरों को मारने नहीं देंगे, दूसरों को विनाश करने नहीं देंगे। साथियों, बात अगर रखनी है तो हम विजय हो पाएंगे। हमारे नेताओं को मजबूत करना है, हमारे युवाओं को मजबूत करना है, हमारे सामाजिक संगठनों को मजबूत करना है, तब उनकी बात लोग सरकार सुनेगी, लोग सुनेंगे, लोग मानेंगे। अगर हम उनको कमजोर करते रहेंगे, हम उनको काटते रहेंगे, हम उनको बदनाम करते रहेंगे, तो उनकी बातें कोई आगे नहीं सुनेगा। और अगर उनकी बातें आगे नहीं सुनी गई तो आपका काम भी नहीं होने वाला, हमें कोई नहीं पूछेगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सुखदेव, मैं तो ये कहता हूं कपूर जी हो, जगदीश जी हो, जो भी हो, पेमाराम जी हो, रतन जी हो, ओटाराम जी हो, खेमराज जी हो, सांवलराम जी हो, भूपेंद्र जी हो, गोवर्धन जी हो, जो भी आपके लिए काम करता है उसकी आवाज बनिए, उसका साथ दीजिए। आप उनमें अच्छाइयां ढूंढिए, उनकी कमियां ढूंढने मत बैठिए। कमियां तो इंसान है, हर में होगी। ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें कमियां नहीं है? यह गलती नहीं करता इंसान है, वो कमियां भी होगी, गलती भी करेगा, और काम करने वाला ही गलती करेगा। जो काम ही नहीं कर रहा, घर पे बैठा है, उसे क्या गलती होगी? साथियों, अब भी वक्त है, जग जाओ, नहीं तो ये लोग एक एक कर देंगे, ये तोड़ देंगे हम लोगों को। जो एकता बन रही है, राजनीतिक शक्ति बन रही है, समझ जाओ। अब सबको हराकर आगे भी अब हमें शांति नहीं मिलती है, तो शायद हमारा कोई उत्थान नहीं कर सकता, महादेव भगवान भी नहीं कर सकते। फिर तो इन बातों मैंने आपके सामने रखा। अगर कोई इसमें कोई गलत हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन एक आपका भाई, आपका साथी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी बात करता रहेगा, चाहे बाधाएं कितनी आएगी, कुछ भी होगा, लेकिन सुखदेव भीम कभी कभी पीछे नहीं सरकेगा। यह मैं आपको वचन, कभी पीछे नहीं सरकूंगा। आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, उन पशुपालकों की आवाज बनूंगा, उनके लिए खड़ा रहूंगा। आप सबका आभार, आप मेरे साथ जुड़े, मेरी बात सुनी, आपने अपने रखे। मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, लेकिन सबको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।